हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 26 सॉल्व करने जा रहे हैं नर्सिंग ऑफिसर सीएचओ स्टाफ नर्स के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इफ अ पेशेंट इज ऑन एस्टामिनोफेन थेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नर्स सर्व इन दिस पेशेंट। यदि कोई मरीज एसिटामिनोफेन थेरेपी ले रहा है तो नर्स को क्या चेक करना चाहिए। ऑप्शन ए सीरम क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन बी सीरम ट्रांसएमिनेज, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी सीरम इलेक्ट्रोलाइट। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ट्रांसएमिनेज चेक करना चाहिए। सीरम ट्रांसएमिनेज जो है जब पैरासीटामोल थेरेपी ले रहा हो तो मरीज को चेक किया जाता है। सीरम ट्रांसएमिनेज ये दवा लीवर के द्वारा जब मेटाबोलाइज होगी तो लीवर एंजाइम सीरम ट्रांसएमिनेज बढ़ जाता है, इसलिए इसको चेक किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिस्तर में आराम पर चल रहे एक मरीज में पल्मोनरी एम्बोलस से बचाव का उपयुक्त नर्सिंग उपाय है। ए मरीज के द्रव अंतर्ग्रहण को सीमित करना, बी गहरे सांस लेने व खांसने के लिए प्रेरित करना, सी मरीज पर बिस्तर के लिए नी गैज का प्रयोग करना, डी मरीज को बिस्तर में टांगों को हिलाने डुलाने के लिए शिक्षित करना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही होगा। मरीज को बिस्तर में टांगों को हिलाने डुलाने के लिए शिक्षित करना, क्योंकि यदि मरीज स्थिर रहेगा अधिक समय तक तो उसको डीवीटी की प्रॉब्लम हो सकती है, मींस डीप वेन थ्रोम्बोसिस की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शरीर में रेडियो आइसोटोप प्रविष्ट कराया जाता है। ऑप्शन ए रेडियोग्राफी, बी पीईटी, सी सीटी इमेजिंग, डी एमआरआई। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सीटी इमेजिंग। ये एक ऐसी जांच है जिसमें रेडियो आइसोटोप प्रवेश कराया जाता है शरीर में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इन्फ्लामेशन का चिन्ह नहीं है। पेलर या निर्वणता, रेडनेस, लालिमा, स्वेलिंग, सूजन, हीट, ऊष्मा। आपको बताना है कि इन्फ्लामेशन से क्या क्या चीजें बॉडी में चेंजेस होते हैं। तो जो पेलर होता है मींस पीलापन कलर हो जाता है, ये इन्फ्लामेशन का सूचक नहीं है। बाकी इन्फ्लामेशन का सूचक लालिमा भी होती है, स्वेलिंग भी होती है और हीट भी होती है। पीली त्वचा के ऐसे कारण हो सकते हैं जो अंतर्निहित बीमारी की वजह से नहीं हो, जैसे धूप से संपर्क में कमी, ठंडे तापमान से संपर्क या अत्यधिक भय। देखिए पेलर मीन्स होता है त्वचा का पीला पड़ना, ये लो टेम्परेचर के कारण भी हो सकता है, अत्यधिक डर के कारण भी हो सकता है, और कोई आदमी जब धूप में कम रहे उसका भी त्वचा पीली पड़ सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइटल साइंस में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन उच्च रक्तचाप का सूचक है। पल्स प्रेशर में कमी, अनियमित पल्स, अस्थिर सिस्टोलिक प्रेशर, 90 mmHg से अधिक डायस्टोलिक प्रेशर। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जब डायस्टोलिक प्रेशर 90 mmHg से अधिक हो तो इसका मतलब है कि ये हाई बीपी का सूचक है, क्योंकि जो नॉर्मल होता है 120/80 होता है, और यदि 90 से ऊपर एवब जा रहा है तो इसका मतलब बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुकी है। अब वाइटल साइन की बात करें तो वाइटल साइन ये इस प्रकार से इसमें 5 दिए गए हैं। बॉडी टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, और शरीर में यदि कोई प्रकार का पेन वगैरह तो नहीं है, ये भी आपके वाइटल साइन में चेक किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नर्स को रक्तदान से पूर्व कौन सा सॉल्यूशन चढ़ाना चाहिए। पानी में 5% डेक्सट्रोज, 0.9% सोडियम क्लोराइड, 0.45% सोडियम क्लोराइड में 5% डेक्सट्रोज, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन। करेक्ट आंसर होगा 0.9% सोडियम क्लोराइड ये चढ़ाना चाहिए जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो, तो उसके पहले 0.9% सोडियम क्लोराइड NaCl इंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च रक्तचाप के मरीज में अल्प सोडियम डाइट की प्रभाविता के मूल्यांकन हेतु जांच करना चाहिए। देखिए हाई बीपी का मरीज है, उसमें
यदि सोडियम की मात्रा कम होती है तो उसकी प्रभाविकता हेतु एक टेस्ट होता है, वो कौन सा होता है ये आपको बताना है। सीरम सोडियम स्तर, शारीरिक वजन में परिवर्तन, एंकल्स की दिखावट, श्वसन ध्वनिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, शारीरिक वजन में परिवर्तन। ये आंसर सही है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांच वर्ष का एक बच्चा विटामिन ए की कितनी खुराक प्राप्त कर लेता है? 10, 9, 8, 7। तो 5 वर्ष तक का एक बच्चा विटामिन ए की करीब 9 खुराकें ये प्राप्त कर लेता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में ग्रेडिंग के लिए गोमेज वर्गीकरण का उपयोग किया जाता है? प्रीमैच्योरिटी, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, कार्डियक डिसऑर्डर। तो ग्रेडिंग के लिए जो गोमेज क्लासिफिकेशन का यूज करते हैं वो करते हैं प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन में। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों में रिमेटिक ज्वर होने से पूर्व कौन सी प्री डिस्पोजिंग कंडीशन पाई जाती है? राइनाइटिस, कॉन्ड्राइटिस, फेरेंजाइटिस, ओटाइटिस मीडिया। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये फेरेंजाइटिस पाई जाती है। एक्सप्लेनेशन देखेंगे। रिमेटिक फीवर is a condition that can inflame or make the heart, joint, brain and skin swell. Rheumatic fever is thought to be an immune response to an earlier infection. As the body's defense system, the immune system is important in fighting off infections. Rheumatic बुखार मुख्य रूप से 5 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रभावित करता है और गले में खराश या फेरेंजाइटिस की लगभग 20 दिन बाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसव पूर्व काल में किस विटामिन की कमी जन्मजात न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से संबंधित है? थायमीन, फॉलिक एसिड, विटामिन के, विटामिन डी। करेक्ट आंसर होगा ये जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से संबंधित विटामिन है वो होती है विटामिन, ये फॉलिक एसिड होती है। इसका बी आंसर इसलिए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिशु के लिए आईएम इंजेक्शन लगाते समय प्रभारी नर्स को किस साइट का इस्तेमाल करना चाहिए? डेल्टॉइड, डॉर्सोग्लूटियल, वेंट्रोग्लूटियल, वेस्टस लेटरलिस। करेक्ट आंसर होगा जब शिशु में आईएम इंजेक्शन लगाया जा रहा हो तो नर्स को वेस्टस लेटरलिस मसल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लक्षणजन्य हृदय संबंधी खराबी वाले बच्चों में सबसे आम लक्षण यह है: मानसिक मंदता, इनहेरिटेड आनुवंशिक विकार, विलंबित शारीरिक वृद्धि, अंगुलियों की क्लबिंग। करेक्ट आंसर होगा जो लक्षणजन्य हृदय संबंधी खराबी वाले बच्चे होते हैं, सबसे लक्षण जो कॉमन सिम्टम होता है उनमें वो होता है विलंबित शारीरिक वृद्धि। उनकी शरीर की वृद्धि बहुत देर में होती है। नेक्स्ट, एक बच्चे को शौचालय प्रशिक्षण की शुरुआत इस समय की जानी चाहिए? 12 महीने, 15 महीने, 18 महीने, 24 महीने। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 महीने में एक बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग की शुरुआत कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, आईवी इन्फ्यूजन के कारण हुए इन्फिल्ट्रेशन के लिए उपयुक्त नर्सिंग उपाय है? प्रभावित स्थल को ऊंचा उठाना, इन्फ्यूजन को रोकना, ट्यूब को फ्लश करने का प्रयास करना, गुनगुने पानी में भीगी पट्टी लगाना। तो जब भी इन्फिल्ट्रेशन हो जाए इन्फ्यूजन के समय तो सबसे पहले करना क्या है कि ये कोई भी बोतल जब चढ़ रही हो, इन्फ्यूजन हो रहा हो, तो सबसे पहले इन्फ्यूजन को हम रोक देते हैं और जब रोकेंगे फिर आगे की प्रोसेस में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूतिकावस्था में सबसे अधिक होने वाला न्यूरोटिक डिसऑर्डर है? पोस्टमार्टम ब्लूज, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, पोस्टमार्टम साइकोसिस, डिलीवरी रिलेटेड स्ट्रेस एंड एंजाइटी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोस्टमार्टम डिप्रेशन सूतिकावस्था में सबसे अधिक होने वाला न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ सैडनेस, एंजाइटी एंड टायर्डनेस दैट लास्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर गिविंग बर्थ. These feelings can make it hard for you to take care of yourself and your baby. PPD can happen anytime after childbirth. It often starts within 1 to 3 weeks of having a baby. It needs treatment to get better. देखिए ऐसा है जो PPD होता है मीन्स पोस्टपार्टम डिप्रेशन होता है,
ये 1 से 3 सप्ताह के अंदर, बच्चे के जन्म के 1 से 3 सप्ताह के अंदर जो माँ है जिसने बच्चे को जन्मा है उसमें ये पीपीडी डेवलप हो सकता है। और डेवलप में सबसे सैडनेस के साइन आते हैं, एंजाइटी के साइन आते हैं और थकान के साइन आते हैं। तो इनसे बचने के लिए सबसे पहले इसके लिए सबसे जरूरी है कि इसका ट्रीटमेंट कराया जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, जेनाइटल हर्पीस सिंप्लेक्स किस कैंसर के जोखिम को बढ़ा देता है? गर्भाशय, योनि, गर्भाशय ग्रीवा, अंडाशय। करेक्ट आंसर होगा जेनाइटल हर्पीस सिंप्लेक्स। ये गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर को बढ़ा देता है। गर्भाशय ग्रीवा एक फाइब्रोमस्कुलर अंग है जो गर्भाशय गुहा को योनि से जोड़ता है। यद्यपि इसे आकार में बेलनाकार बताया गया है, लेकिन आगे और पीछे की दीवारें आमतौर पर एक दूसरे से सटी होती हैं। गर्भाशय ग्रीवा लगभग 4 सेंटीमीटर लंबी और 3 सेंटीमीटर व्यास की होती है। अगला क्वेश्चन है, एक गर्भवती महिला के लिए टिटनेस टॉक्साइड की 2 खुराकों के मध्य न्यूनतम अंतराल होना चाहिए। 4 सप्ताह, 8 सप्ताह, 3 सप्ताह, 2 सप्ताह। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन इसका है ऑप्शन ए, इसका बिल्कुल सही है। 4 सप्ताह का अंतराल होना चाहिए टिटनेस टॉक्साइड की 2 खुराकों के बीच। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पल्मोनरी एम्बोलिज्म से बचाव के लिए श्रीमती मधु को मुंह द्वारा थक्का रोधी औषधि वारफेरिन दी जा रही है। वारफेरिन की डोज पर निगरानी हेतु रक्त जांच है। क्लॉटिंग टाइम, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो INR, पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम PTT, डी डाइमर। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंटरनेशनल नॉर्मलाइज रेशियो या INR वारफेरिन की डोज पर निगरानी हेतु ब्लड टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम्हें रेगुलर इंसुलिन व NPH इंसुलिन का मिश्रण तैयार करने का आदेश मिला है। नियम यह है कि पहले रेगुलर इंसुलिन भरा जाए, NPH इंसुलिन पहले भरा जाए। भरने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। कभी रेगुलर व कभी NPH इंसुलिन को मिलाना नहीं चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पहले रेगुलर इंसुलिन भरा जाए। ये इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हेपेटाइटिस ओरोफीकल मार्ग द्वारा फैलता है? हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ई, हेपेटाइटिस सी। करेक्ट आंसर होगा ओरोफीकल मार्ग द्वारा फैलने वाला हेपेटाइटिस होता है हेपेटाइटिस ए, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यौन संचारी बीमारी या STD नहीं है। हेपेटाइटिस ए, एड्स, सिफिलिस, गोनोरिया। तो जो STD डिजीज नहीं है इनमें वो होती है हेपेटाइटिस ए। बाकी ये सभी STD डिजीज मीन सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। हेपेटाइटिस ए ओरोफीकल मार्ग से फैलती है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, पेरिटोनियल डायलिसिस की बार बार होने वाली जटिलता है। पेरिटोनाइटिस, हाइपरटेंशन, डायलिसिस एंसेफेलोपैथी, एयर एम्बोलिज्म। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनियल डायलिसिस की बार बार होने वाली जटिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाइपोग्लाइसीमिया का शुरुआती चिन्ह है। ऑप्शन ए, अत्यधिक पसीना आना, प्यास लगना, लो बीपी, सुस्ती। करेक्ट आंसर होगा जो हाइपोग्लाइसीमिया का जो अर्ली साइन है वो होता है अत्यधिक पसीना आना, स्वेटिंग होना। ये बहुत ज्यादा अर्ली साइन होता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, मिस्थेनिया ग्रेविस के मरीज का प्रारंभिक लक्षण है पिटोसिस, सैलिवेशन, पैरालिसिस, डिस्फेजिया। करेक्ट आंसर होगा जो मिस्थेनिया ग्रेविस के मरीज का जो प्रारंभिक लक्षण होता है वो होता है पिटोसिस। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉस्पिटल के गलियारे में एक मरीज को मिर्गी आ जाती है। टोनिक क्लोनिक अवस्था के दौरान नर्स की प्राथमिकता है सिर को चोट से बचाना, श्वसन मार्ग की सुरक्षा करना, डॉक्टर को सूचित करना, ऑक्सीजन लगाना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्वसन मार्ग की सुरक्षा करना। ये एक नर्स की प्राथमिकता होनी चाहिए जब एक मरीज को गलियारे में, हॉस्पिटल के गलियारे में मिर्गी आ जाती है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पाया जाता है सर्वाइकल कैंसर में, एड्स में, सिफिलिस में, हेपेटाइटिस बी में। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सर्वाइकल कैंसर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एचआईवी पॉजिटिव मरीज पत्नी को निदान के बारे में बताने से इनकार करता है। नर्स क्या करेगी? गोपनीयता बनाए रखेगी, उसकी पत्नी को बताएगी, उसके परिवार को सूचित करेगी, अस्पताल प्रशासन को सूचित करेगी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपनीयता बनाए रखेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशरकोर रोग किसकी कमी के कारण होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन ए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, क्वाशरकोर प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, नर्स को फॉलिक एसिड की कमी के कारण होने वाले एनीमिया से पीड़ित मरीज को कौन सा भोजन लेने का निर्देश देना चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट, हरी पत्तेदार सब्जियां, खट्टे फलों का रस, मछली व पोल्ट्री। करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी, हरी पत्तेदार सब्जियां लेने का निर्देश देना चाहिए जब मरीज को एनीमिया से पीड़ित हो। अगला क्वेश्चन है, नर्स को विटामिन बी की श्रेष्ठ आपूर्ति के लिए कौन सा भोजन खाने की सलाह देनी चाहिए? डेयरी प्रोडक्ट, सब्जियां, अनाज, ब्रोकली। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डेयरी प्रोडक्ट की सलाह देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, इन केस ऑफ कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया द प्लेसेंटा कंप्लीटली कवर। पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया के मामले में प्लेसेंटा पूरी तरह से ढक जाता है। सर्विक्स, यूट्राइन फंडस, लोअर यूट्राइन सेगमेंट, एमनियोटिक सेट। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा। पूर्ण प्लेसेंटा प्रीविया के मामलों में प्लेसेंटा पूरी तरह से ढक जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लेसेंटा प्रीविया का प्रबंधन कई कारकों पर निर्भर करता है। द मैनेजमेंट ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स। ऑप्शन ए, फीटल जेंडर, बी, मैटरनल ऑक्यूपेशन, सी, गैस्टेशनल एज एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग, डी, मैटरनल हाइट एंड वेट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, गैस्टेशनल एज एंड अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग। ये प्लेसेंटा प्रीविया का मैनेजमेंट इस पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज is known as 12 weeks from conception, 13 weeks to 24 weeks, 36 weeks to 40 weeks, 25 weeks to 26 weeks। यहाँ पर एम्ब्रियोनिक की जगह एमनियोटिक पढ़ें। एमनियोटिक अवस्था कहलाती है कंट्रासेप्शन से 12 सप्ताह, 13 सप्ताह से 24 सप्ताह, 36 सप्ताह से 40 सप्ताह, 25 सप्ताह से 26 सप्ताह। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रासेप्शन से 12 सप्ताह तक की अवस्था एमनियोटिक अवस्था कहलाती है। कुछ एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे इसका। एमनियोटिक फ्लूइड वह तरल है जो महिला के गर्भवती होने पर बच्चे के चारों ओर होता है। एमनियोटिक फ्लूइड एमनियोटिक थैली में होता है। गर्भावस्था के समय गर्भाशय के अंदर एमनियोटिक थैली बनती है। इसमें गर्भस्थ शिशु और एमनियोटिक फ्लूइड रहता है। कंट्रासेप्शन से 8वें सप्ताह की प्रेगनेंसी एमनियोटिक स्टेज कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ सप्ताहों के लिए गर्भाशय में मृत शिशु का प्रतिधारण कहलाता है। पूर्ण गर्भपात, अपूर्ण गर्भपात, मिश्र गर्भपात, पुनरावर्ती गर्भपात। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुछ सप्ताहों के लिए गर्भाशय में मृत शिशु का प्रतिधारण कहलाता है मिश्र गर्भपात। मिश्र गर्भपात, इसमें गर्भावस्था स्वयं समाप्त हो जाती है। इस दौरान ना कोई रक्तस्राव होता है और ना ही किसी तरह के लक्षण दिखाई देते हैं। पूर्ण गर्भपात के बारे में पढ़ते हैं। पूर्ण गर्भपात में पेट में तेज दर्द होना और भारी रक्तस्राव होना पूर्ण गर्भपात के लक्षण हो सकते हैं। इसमें यूट्रस से भ्रूण पूरी तरह से बाहर आ जाता है। अपरिहार्य गर्भपात, इसमें रक्तस्राव होता रहता है और गर्भाशय ग्रीवा खुली रह जाती जिससे भ्रूण बाहर आ जाता है। इस दौरान महिला को पेट में लगातार ऐंठन होती रहती है। नेक्स्ट है अपूर्ण गर्भपात, इसमें महिला को भारी रक्तस्राव और पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होता है। भ्रूण का कुछ ही भाग बाहर आ पाता है। तो इस प्रकार से हमने देखे कितने प्रकार के गर्भपात होते हैं और किस प्रकार के मिसकैरेज में किस प्रकार की अवस्था बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द वन स्कोर ऑफ अपगार स्कोर ऑफ न्यूबॉर्न। इनमें से कौन सा अपगार स्कोर का 1 नंबर
1 नंबर होगा। हार्ट रेट 130, फ्लेक्स्ड बॉडी मीन्स मुड़ा हुआ शरीर, ब्लू फीट नीले पैर, क्राई लाउड जोर से रोना। देखिए नीले पैर हैं तो इसमें हम 1 अंक देंगे, 1 नंबर देंगे। यदि पूरा शरीर नीला होता तो 0 देते, और पूरा शरीर पिंक होता तो 2 नंबर देते। तो ना तो पूरा शरीर पिंक है ना पूरा शरीर नीला है, इसलिए 1 नंबर यहाँ पर मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया न्यूबॉर्न व्हाट शुड बी गिवन। हाइपोग्लाइसीमिया में नवजात शिशु को देना चाहिए शहद, पानी, ग्लूकोज, जूस। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। ऑप्शन तीसरा, थर्ड बिल्कुल करेक्ट है, ग्लूकोज देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है,